हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उत्तराखंड टेट 2024 के रिगार्डिंग आज हम सीडीपी के प्रैक्टिस सेट को प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। थॉर्नडाइक ने सीखने का नियम नहीं दिया है। थॉर्नडाइक हैज़ नॉट गिवन दिस लॉ ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक के द्वारा सीखने के 3 मुख्य नियम, जिसे हम लोग प्राइमरी लॉ कहते हैं, और 5 इन्होंने गौण नियम यानी कि सेकेंडरी लॉ के बारे में बात किया था। तो जो आपके सीखने के मुख्य नियम हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सीखने के मुख्य नियम प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग में तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और परिणाम का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट के बारे में थॉर्नडाइक ने बात किया था। जो आपका परिणाम का नियम होता है, इसे ही हम लोग प्रभाव का नियम या संतोष का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन कहा जाता है। तो ये आपका थॉर्नडाइक के द्वारा 3 मुख्य नियम दिए गए थे। तो आपका इसमें तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम सही हो जाते हैं। आपके जो ऑप्शन नंबर 3 है अवलोकन का नियम, इसके बारे में थॉर्नडाइक ने बात नहीं किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट क्लियरली डिफाइन लर्निंग। यानी लर्निंग को कौन सा अधिगम को परिभाषित करता है। तो अधिगम प्रक्रिया तथा परिणाम है। यानी लर्निंग इज बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। प्रोसेस क्या होता है? तो प्रोसेस जब हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, अधिगम कराते हैं, तो उस दौरान को हम लोग प्रोसेस कहते हैं, जहाँ पर टीचर और स्टूडेंट का एक इंटरेक्टिव जो है क्या होती है, तो वार्तालाप होता है। प्रोडक्ट क्या होती है? तो जो हम लोग सिखाते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है उसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट कहा जाता है। तो जो अधिगम क्या है? तो एक प्रक्रिया है, एक परिणाम है। तो ये एक अच्छी चीज़ें हैं कि हाँ, अधिगम के द्वारा हम लोग प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस के बाद हमें क्या मिलता है? प्रोडक्ट मिलता है, रिजल्ट मिलता है। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। हाँ, ये भी बात सही है कि लर्निंग क्या है, हमारी कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। ये हमारा सतत चलता जाता है, जैसे जैसे हम लोग पैटर्न में चीज़ों को करते हैं। अधिगम व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज इन बिहेवियर। तो ये बात बिल्कुल सही है कि लर्निंग के द्वारा हमारा जो बिहेवियर होता है उसमें क्या आती है? चेंजेज आती है, उसमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे जैसे आप चीज़ों को सीखेंगे वैसे वैसे जो आपका माइंड है, जो चीज़ें आपके बॉडी जो चीज़ें होती है उसमें आपको क्या होगा? परिवर्तन होगा, आपके बिहेवियर में चीज़ों को देखने को मिलता है। तो ये जो आपके तीनों बातें यहाँ पे लिखा है, उपरोक्त सभी तीनों बातें आपके क्या हो जाती हैं? सही हो जाती हैं कि लर्निंग आपकी एक प्रक्रिया है, परिणाम है, आपका एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और उसके साथ साथ लर्निंग के द्वारा हमारा क्या होता है? बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिलते हैं। बच्चों को जो कुछ सिखाया जाए उसकी आवृत्ति की जाए। आवृत्ति मतलब ये होता है कि जो चीज़ मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ उसको फ्रिक्वेंसली, मतलब कि बार बार उसको हम लोग बताएंगे, बच्चों को दोहराएंगे, उससे दोहराया जाए और समय समय पर उसका क्या किया जाए? उपयोग किया जाए। तो यह थॉर्नडाइक के कौन से नियम से संबंधित है? तो देखिए, ये चीज़ें हैं कि बच्चों को हम लोग किसी भी चीज़ को पढ़ाते हैं तो उसको बार बार चीज़ों को बताना, उसका समय समय पे जो है प्रयोग करना, तो ये थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम को बताता है। यानी लॉ ऑफ एक्सरसाइज। जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उतना आपको चीज़ें, जो आपका ज्ञान है वो आपका क्या होगा? ज्ञान। तो ज्ञान वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए क्या होता है? आपके माइंड में स्थापित हो जाता है। अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत क्या था? द थ्योरी ऑफ लर्निंग प्रपोज्ड बाई अल्बर्ट बांडुरा इज, तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी, इनसाइट लर्निंग, सोशल लर्निंग थ्योरी। तो आपके अल्बर्ट बांडुरा द्वारा सोशल लर्निंग थ्योरी की बात किया था, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के बारे में उन्होंने बात किया था। इनसाइट लर्निंग की बात कोहलर करते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो आपकी थ्योरी है इसकी बात जीन पियाजे कहते हैं, और क्लासिकल कंडीशनिंग जो थ्योरी है इसके बारे में पाउलो ने बात किया था, जिन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। जब बालक सीखने के लिए तैयार होता है तब वो जल्दी व प्रभावशाली तरीके से सीखता है। यह सिद्धांत प्रतिपादित करता है, किस पे करता है? थॉर्नडाइक द्वारा, पाउलो द्वारा, स्किनर द्वारा, कूट-लेविन द्वारा। यहाँ पे देखिए, आपको समझना है कि जब बालक क्या है? सीखने के लिए तैयार है तो वो चीज़ों को क्या करता है? प्रभावशाली और इफेक्टिव तरीके से चीज़ों को समझ लेता है, सीख लेता है। यानी जब बच्चा तत्पर है चीज़ों को समझने के लिए, सीखने के लिए, तो वहाँ पे चीज़ों को आसानी से सीख सकता है। तो जो आपके तत्परता का नियम है वो किसके द्वारा है? तो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था उनके मुख्य नियम में, तो इसलिए यहाँ पे थॉर्नडाइक सही हो जाते हैं। थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को बताता है? तो यहाँ पे आपको समझना है कि थॉर्नडाइक का कौन सा नियम है जिसमें बच्चों को हम लोग पुरस्कार देते हैं। पुरस्कार कब दिया जाता है? तो जब बच्चा अच्छा काम करेगा तो वहाँ पे हम लोग बच्चों को क्या देते हैं? पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दिया जाता है, और वहीं बच्चा अगर गलत काम करता है तो वहाँ पे बच्चों को नेगेटिव रेनफोर्समेंट यानी पुनर्बलन दी जाती है। यानी उसको हम लोग नियंत्रण करते हैं, बुरे काम को, नेगेटिव काम को, और जो अच्छे काम होता है उसको हम लोग
इनकरेज करते हैं, उसको प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसमें जो थॉर्नडाइक के कौन से नियम में पुरस्कार और दंड के महत्व को दिया जाता है, तो ये आपके तीनों में दिया जाएगा। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, तीनों में आपको ये देखने को मिलता है। बाल अपराध की रोकथाम के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? What should be done by the parents to prevent juvenile delinquency? तो इसमें क्या होगा, तो बच्चों को डांटना चाहिए, बच्चों को सहानुभूतिपूर्ण एवं सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए, बच्चों को पीटना चाहिए, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा जो चीज़ें हो जाएंगी, तो बच्चों को से सहानुभूतिपूर्ण एवं सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए। यानी कि बच्चों को हम लोग क्या करेंगे, तो एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव व्यवहार करके बच्चों को समझाना होगा कि हाँ, जो भी ये कार्य कर रहे हैं आप, वो आपका क्या है, कार्य अच्छा नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है, आपको अभी इसको चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, बाल अपराध जो होती हैं तो मोस्टली आपको जो दिखाई देता है 12 से 18 वर्ष के बीच में दिखाई देती है। यानी जो किशोरावस्था होता है, ये बच्चों के लिए तनाव और तूफान की अवस्था होती है, जिसमें बच्चों को कुछ नहीं पता होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो बच्चों का इस टाइम क्या होती है, बायोलॉजिकल जो डेवलपमेंट होती है उसमें दिखाई देती है। बच्चों को नहीं पता कि हाँ, उनके पूरे बॉडी में हेयर आना और भी जो उनके हार्मोन्स जो ग्रोथ होते हैं वो चीज़ें उनको दिखाई देती हैं। तो बहुत सारे उसके अंदर स्ट्रगल होता है बच्चे के पास। उसके अंदर आइडेंटिटी क्राइसिस होती है एरिक्शन के द्वारा, यानी बच्चे को पता ही नहीं होता कि मेरा आइडेंटिटी क्या है, मैं क्या हूँ, मैं किसके लिए हूँ। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है बच्चे के अंदर, जो है जो अपने आदर्श किसी को मानने लगता है, इन्वॉल्वमेंट होने लगता है। बच्चों के इसी में जो है बैड जो हैबिट्स होते हैं वो आपकी शुरुआत होते हैं। तो बहुत सारे स्ट्रगल के साथ जो है बच्चों का ये होती है, तो उस कंडीशन में ऐसे सिचुएशंस बन सकते हैं। तो यहाँ पे माता पिता का सबसे बड़ी काम होती है कि बच्चों को उस पैटर्न के अनुसार जो है ध्यान देना है और उनको एकदम दबाना नहीं है, उनको एक सिचुएशन के हिसाब से उनको समझना होता है। तो यहाँ पे बच्चों से अच्छे से आप बात करेंगे और उन्हें सकारात्मक व्यवहार करके उस चीज़ को बताएंगे। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है चाइल्ड साइकोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ, तो बालक के जन्म से लेके बाल्यावस्था तक, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक, बालक के जन्म से लेके प्रौढ़ावस्था तक, बालक के जन्म से लेके युवावस्था तक का होता है। तो जो आपका चाइल्ड साइकोलॉजी होती है, इसमें डील किया जाता है प्री नेटल स्टेट से लेके एडोलेसेंस तक, यानी कि गर्भावस्था से लेके किशोरावस्था तक की जो हमारी अवस्था होती है उसे हम लोग बाल मनोविज्ञान में अध्ययन करते हैं। प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना सर्वाधिक आवश्यक है? तो द नॉलेज ऑफ विच ऑफ दीज इज मोस्ट एसेंशियल फॉर अ टीचर ऑफ प्राइमरी क्लास। तो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन होना चाहिए, शिक्षा दर्शन के बारे में पता होना चाहिए, स्वास्थ्य विज्ञान के बारे में, सामाजिक विज्ञान के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आप एक प्राइमरी के टीचर हैं, प्राइमरी कक्षा के शिक्षक हैं, तो आपको चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, यानी कि इंक्लूड नहीं किया जाता अंडर चाइल्ड साइकोलॉजी में? बाल कल्याण, मनोविश्लेषण, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान, शिक्षा दर्शन। तो जो आपके चाइल्ड वेलफेयर हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, लागू इसमें इम्प्लीमेंट किया जाता है। इसमें मनोविश्लेषण, इसको भी इम्प्लीमेंट किया जाता है। मेंटल हेल्थ साइंस, इसे भी इम्प्लीमेंट किया जाता है। लेकिन जो आपके एजुकेशन जो फिलॉसफी है, इसको इसमें लागू नहीं किया जाता, शिक्षा दर्शन को लागू नहीं किया जाता है। कोई विद्यार्थी कुसंगत में पढ़कर बिगड़ रहा है, एक अध्यापक के रूप में आपका क्या कर्तव्य होगा? यानी कि एक बच्चा है कुसंगत, यानी कि जो बैड हैबिट्स होते हैं उसमें बच्चा जो है वैसे उसमें चीज़ें इन्वॉल्व हो चुका है, तो उस कंडीशन में एक अध्यापक को क्या कर्तव्य होगा, कैसे जो है उस बच्चे को आप ट्रीट करेंगे? तो उसके माता पिता से आप मिलेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, यानी उसको इग्नोर कर देंगे आप, उसे विश्वास में लेकर समझाएंगे, या उसे बुलाकर क्या करेंगे, डांटेंगे। तो अगर आप एक बेहतर टीचर हैं, एक अच्छे टीचर हैं, तो बच्चे ऑलरेडी पता है कि बच्चा क्या है, एक बैड हैबिट में इन्वॉल्व है, तो उस कंडीशन में उनके माता पिता से मिलेंगे तो बच्चे को क्या होगा, अपने आप का जो उनका हेजिटेशन होता है, जो उनका सम्मान होता है, डिग्निटी होती है उनमें उस पर उसको बच्चे को दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर टीचर का काम होगा कि उसे विश्वास में लेकर समझाएंगे कि हाँ, ये चीज़ें आपके लिए गलत हैं, जिससे कि बच्चा क्या करेगा, चीज़ों को समझ के आगे के लिए वो पॉजिटिव अपना जो रोड मैप है उसे तैयार कर सकता है। विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों को बेहतर तरीके से नियोजित एवं आयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से बिंदु पर विचार करना चाहिए? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी कंसीडर फॉर बेटर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग को करिकुलर एक्टिविटी इन स्कूल। यहाँ पे आपको समझना है कि को करिकुलर एक्टिविटी क्या होती है। तो हमारा जो करिकुलर एक्टिविटी होता है, जिसमें हम लोग अपने करिकुलम को रखते हैं, जिसमें बच्चों को पढ़ाना, सब्जेक्ट्स के बारे में बताना, उसके पैटर्न को हम लोग करिकुलर एक्टिविटी में बोलेंगे। जो हमारा को करिकुलर एक्टिविटी होती है, तो इसमें हम लोग बच्चों के जो एक्स्ट्रा
चीज़ें होती हैं, जैसे बच्चों को गेम्स हो गए, बच्चों को डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, या और भी जो बच्चे एक्टिविटी करते हैं उसको हम लोग को करिकुलर एक्टिविटी में रखते हैं। लाइफ स्किल जो हमारे चीज़ें होती हैं, जीवन कौशल जो चीज़ें हैं, इसको हम लोग को करिकुलर एक्टिविटी में रखा जाता है। तो इसमें क्या चीज़ें होंगी, तो एक्टिविटी शुड नॉट बी एज स्पेसिफिक, गतिविधियां आयु विशेष नहीं होनी चाहिए। गतिविधियों की योजना बच्चे के शारीरिक, संज्ञानात्मक एवं भावात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बनानी चाहिए। गतिविधियां केवल शारीरिक विकास पर केंद्रित हो, केवल व्यक्तिगत उन्मुख गतिविधियों पर ही योजना बनानी चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा, तो गतिविधियों की योजना बच्चे के शारीरिक, यानी जो हमारे फिजिकल बच्चे के हैं डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट और भावात्मक विकास को ध्यान में रखकर बनाना है। यानी कि जो हमारा को करिकुलर एक्टिविटी जो होगी, इसमें बच्चे का शारीरिक विकास हो, जैसे बच्चा खेलकूद करता हो, मानसिक विकास हो, यानी बच्चा जो है मानसिक यानी अपने जो है दिमाग का प्रयोग कर रहा हो, और भावनात्मक विकास हो, जिसमें बच्चे अपने भावनाओं को समझ सके। तो ये तीनों को ध्यान में रख के जो हमें बनानी चाहिए। सृजनवादी दृष्टिकोण से सीखना क्या है? व्हाट इज द कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग? सीखना एक सक्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया नहीं है। ये तो गलत चीज़ें होंगी कि जो हमारा सीखना है वो क्या है, हमारा एक सक्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। तो यहाँ पे नहीं आ गया है, तो ये नहीं होगा। विद्यार्थियों को हमेशा पाठ्य पुस्तक से सीखने के लिए मार्गदर्शन एवं सहायता की आवश्यकता होती है। सीखना एक सक्रिय एवं अर्थपूर्ण प्रक्रिया है। सीखना आत्म केंद्रित प्रक्रिया है। यहाँ पे आपको समझना है कि स्टूडेंट ऑलवेज नीड सपोर्ट एंड गाइड फॉर लर्निंग थ्रू टेक्स्ट बुक। बिल्कुल नहीं, टेक्स्ट बुक के द्वारा जो आप किसी भी लर्निंग को सीखना अच्छा नहीं माना जाता है। लर्निंग इज एन एक्टिव एंड मीनिंगफुल प्रोसेस। हाँ, ये बात बिल्कुल आपको सही आती है कि जो हमारा अधिगम होता है वो हमारा एक एक्टिव प्रोसेस होता है। एक्टिव प्रोसेस यानी कि टीचर और स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट क्लासरूम में। मीनिंगफुल यानी कि जो भी चीज़ें आप सीख रहे हैं उसका कोई ना कोई अर्थ आ रहा हो, कोई ना कोई उसका रिजल्ट आता हो, तो ये चीज़ें आपका प्रोडक्ट आता हो, ये आपका लर्निंग कहलाता है। लर्निंग इज सेल्फ सेंटर्ड प्रोसेस। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप केवल आत्म केंद्रित यानी आप पे ही जो है निर्धारित है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लर्निंग क्या है? लर्निंग इज एक्टिव एंड मीनिंगफुल प्रोसेस। किसके अनुसार कौशल अधिगम की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है? संज्ञानात्मक, साक्षात्मक और स्वायत्त, यानी कि कॉग्निटिव, एसोसिएटिव और ऑटोनोमस। तो यहाँ पे जानेंगे हम लोग फिट्स एंड पोस्टनर स्टेज ऑफ लर्निंग, कॉग्निटिव, एसोसिएटिव और ऑटोनोमस। तो इसमें क्या इन्होंने बताया था, तो इन्होंने 3 स्टेज बताया था सीखने के नए कौशल के। तो संज्ञानात्मक क्या होती है? तो शुरुआती चरण जहाँ शिक्षार्थी असंगत होता है और कई गलतियाँ करता है। शिक्षार्थी को यह समझने के लिए एक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, एक ट्रेनिंग की नीड होती है, और जिसके द्वारा कौशल का प्रदर्शन करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है कि अगर बच्चा जो है चीज़ों को जब पहली बार करता है तो वहाँ पे बच्चे के लिए क्या होती है? सीखने की, समझने की आवश्यकता होती है। उसके बाद एसोसिएटिव होता है, विकासशील चरण होती है, जहाँ पे शिक्षार्थी कौशल को समझना शुरू कर देता है और अधिक सुसंगत हो जाता है। जैसे जैसे विद्यार्थी अभ्यास करेगा वैसे वैसे जो उनकी गलतियाँ होती हैं वो आपकी कम होती जाती हैं। ऑटोनोमस में क्या होता है? तो ये इसको बोलते हैं हम लोग विशेषज्ञ चरण, जहाँ से शिक्षार्थी बिना किसी प्रयास या लगातार और सटीक रूप से कौशल का प्रदर्शन करता है। यानी बच्चा यहाँ पे ऑटोनोमस हो जाता है, चीज़ों को खुद से करना प्रारंभ करना स्टार्ट करता है। तो इसके बारे में जो है किसने, फिट्स ने जो है बात किया था, जो आपके कॉग्निटिव, एसोसिएटिव और ऑटोनोमस के बारे में। तो आई होप आज का जो आपका सेशन है आप लोगों को समझ में आया होगा। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। इससे रिलेटेड जो और भी आपके यूटेट के क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग आगामी जितने भी आपके टाइम बचे हुए हैं उसमें हम लोग जल्दी इसको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।